आप हमारे थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि भैया आज हम कक्षा 12th यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर को जिस मॉडल पेपर को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस मॉडल पेपर को यानी हिंदी के मॉडल पेपर को हम आपको आज सोल्व कराएंगे। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो 18 फरवरी को यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये 100% गारंटी होती है। तो आप इस वीडियो को देखना न भूलें। तो आज हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझाएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे आपको लिखना है। पूरे क्वेश्चन को फोकस करिए हमारे स्क्रीन पर और अपने स्क्रीन पर देखते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो अब देख सकते हैं जैसा कि बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर लॉन्च किया है और उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर को हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, पूरी बात को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो बातें दी गई हैं उसको देख लेते हैं। यहां पर दिया गया आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025-26 कक्षा 12th विषय हिंदी। तो इस मॉडल पेपर को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप यह देख सकते हैं कि आपको यह पेपर कहां से डाउनलोड करना है। या हम इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट और टोटल पूर्णांक होंगे 100, यानी कि 100 मार्क के आपके हिंदी के क्वेश्चन होते हैं भैया क्लास 12th में। ये क्लास 10th में आप दिए होंगे तो 70 मार्क के क्वेश्चन को आपने दिया होगा, और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं हिंदी के वो टोटल 100 मार्क के होते हैं और पूरे क्वेश्चन को आज हम सोल्व कराएंगे। तो पहले में आपको क्या कहा गया है देखिएगा। तो पहले नोट में आपको कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी 2 खंडों में आपके यह प्रश्न पत्र क्या है, विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। लेकिन किस प्रकार से देना आवश्यक होता है, पूरी के पूरी बातों को हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से खंड क में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके गद्य से और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पद से। यानी कि 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको गद्य से देखने को मिलेंगे, यानी कहानी से देखने को मिलेंगे, और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कविता से देखने के लिए मिलेंगे। यानी टोटल 10 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय देखने के लिए मिलेंगे, और जो कि आपको अच्छे तरीके से टिक करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। इसके लिए आपको कोई भी अन्य ओएमआर नहीं दिया जाएगा। विदाउट ओएमआर को आपको कॉपी की सहायता से ही कॉपी पर ही 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कैसे लिखना है चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है देखिएगा ध्यान से। यहां पर पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिकृत किया गया है। यहां पर लिखा गया है 5 into 1 = 5। यानी कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 मार्क का है। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 मार्क का है। अगर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। यानी कि 5 जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वह गद्य के होंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। करा है कि हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिकृत किया गया है। तो बता दें भैया कि 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन जो आपका है वह बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि कहानी विधा का उदाहरण है, यानी कहानी जो विधा है यानी कि उसकी विधा का उदाहरण क्या है वही आपको बताना है। बता दे भैया कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कहानी विधा जो है अपना अपना भाग्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? अपना अपना भाग्य का उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहीं पर आपसे तीसरे क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया? तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतेंदु के सहयोगी थे, यानी कि जो भारतेंदु जी थे, ठीक है, उनके सहयोगी कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, कि वियोगी हरि जी थे, कि बालकृष्ण भट्ट जी थे, कि शिवपूजन सहाय थे? तो बता दे भैया कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी भारतेंदु जी के सहयोगी बालकृष्ण भट्ट जी थे। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, घ वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया? घ वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया भैया किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक हैं? संस्मरण क्या बोलते हैं भाई इसको? संस्मरणात्मक हैं। ठीक है, तो किस रचनाकार के निबंध, यानी कि आपको इसमें बताना है कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनके प्रायः संस्मरणात्मक निबंध हैं। तो 4 ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको आंसर राइट लगेगा, अच्छे से देखिएगा, जो आंसर आपको राइट लगेगा उसी आंसर को टिक करिएगा, उसी आंसर को लिखिएगा और भूलिएगा मत भैया, एकदम आराम से पेपर को सोल्व करिएगा, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी महादेवी वर्मा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है, यानी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली क्या है, यही आपको बताना है। और ये गद्य का आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन गद्य से होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, और ये हमारे गद्य का 5वां बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो कह रहा है भैया कि राजा जो शिवप्रसाद जी थे वो सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली किसमें किए थे, मतलब किस भाषाओं में उनको लिखा गया था? बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी उर्दू प्रधान। उर्दू प्रधान। अब यहां से देख सकते हैं कि यहां से जो आपके प्रश्न शुरू होने वाले हैं, यहां से आपके पद के प्रश्न शुरू होने वाले हैं, यानी कि यहां पर आप देख भी सकते हैं कि प्रश्न 2 का क लिखा गया है यहां पर, और लिखा गया है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? ठीक है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है 5x1, यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन में किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, भक्ति आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि छायावाद। अब थोड़े अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है भैया कि नई कविताओं की आधारभूत विशेषता है, यानी जो नई कविताएं हैं उनकी आधारभूत विशेषता क्या है? पहले ऑप्शन में कहा गया कि वह किसी भी दर्शन के साथ बधी नहीं हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव और प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको अच्छे से ऑप्शन को खोजना है भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से ऑप्शन को आपने याद किया था, अच्छे से सोचने के बाद ही आपको टिक करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? और इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो बता दे भैया कि प्रकृति के सुकुमार हमारे कवि पंत जी कहलाते हैं। अगर हम आपको अच्छे तरीके से और खूब अच्छे तरीके से वर्णन करते हुए आपको समझाने लगेंगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने लगेगी भैया, और वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने का मतलब आप भी तनाव में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा अभी। तो आपको हम एकदम आसान तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हल करा रहे हैं, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाए। और यहां से आप देख सकते हैं भैया कि 2 क्वेश्चन यहां पर अब है पद का बचा हुआ। तो घ वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब एक भारतीय आत्मा
किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा भैया हम बता दें आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन में अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है भाई साहब कि प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? यानी प्रयोगवादी जो कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। आपको बता दें भैया कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाए, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि पहले ही उसका आंसर दे दें। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखने के बाद उसका आंसर दीजिए। तो कह रहा है भैया कि प्रयोगवादी कवियों की राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो भैया हम बता दें इसका राइट आंसर है अज्ञे जी। अब ये रहा खंड क का, यानी कि आपको 2 खंड दिए गए थे, तो खंड क और जो क हो चाहे अ हो, खंड अ में पहले खंड में हम आपको बता दें, सिंपल सी बात कर दें कि पहले खंड में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि हमने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को अब हम देखेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देख सकते हैं कि ये प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसको हमने सोल्व किया। प्रश्न नंबर 2 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसको हमने सोल्व किया। और प्रश्न 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 5 into 2 इक्वल टू 10। यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन को हल करने पर आपको 2 मार्क दिए जाएंगे और पांचों क्वेश्चन को हल करने पर आपको टोटल 10 मार्क दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बता दें कि अगर गद्यांश दिया गया है तो आपको 2 गद्यांश दिए गए रहते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है। जो आपको आए उसी को आपको करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सबसे पहले तो क्या करना है कि सबसे पहले अच्छे तरीके से ये जो गद्यांश दिया गया है, रेफरेंस जो दिया गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद समझ लेना है। और एक देख रहे हैं, पा रहे होंगे कि किसी चीज के नीचे बहुत से ऐसे शब्द हैं, जिनके वाक्य हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन खींची गई है। तो अंडरलाइन वाले शब्द को भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसमें क्या कहा गया है, कैसे इनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको हम पढ़ते हैं। कहा गया कि इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है, हल्की फुल्की कहीं से शब्द को लिखने में गलती हो गई होगी। और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। जो दुख हमको मिलता है वो भी भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले। तो उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय धुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण कण पर्याप्त सदा सर्वदा है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी आपको गद्यांश दिए जाएंगे या जो भी आपको पद्यांश दिए जाएंगे, उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है कि इसमें आखिर किस किस बातों को बताया गया है। फिर इसी के हिसाब से आपको नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देख सकते हैं कि जो 5 क्वेश्चन है, यहां से आप देख पा रहे होंगे कि पहला करा एक उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का मतलब यह किस अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। और दूसरे में करा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जिस वाक्य के नीचे अंडरलाइन की गई है, मतलब नीचे उसके लाइन खींची गई है, उसी का केवल आपको व्याख्या करना है। तीसरे में कह रहा है कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। और चौथे में कह रहा है कि लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है। और पांचवें में कहा गया है कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। अगर पेपर आपके पास उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के, प्रत्येक क्वेश्चन के आपको हम आंसर दिखाएंगे और आंसर को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां पर पहला प्रश्न में क्या कहा गया था
कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी संदर्भ लिखना है। तो इसका हमने संदर्भ कैसे लिखा है भैया कि यह गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। अगर लेखक का नाम याद है तो लेखक का नाम आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं याद है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमने आपको लिख कर बताया भैया कि जो हमने अभी पैराग्राफ ऊपर पढ़ा, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा ऊपर, ये पैराग्राफ कहां से लिया गया भैया? भाग्य और पुरुषार्थ नामक अध्याय से लिया गया है। इसलिए हमने इसका संदर्भ लिखा कि यह गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरी में क्या क्वेश्चन में क्या करा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्योंकि अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा गया है तो हमने इसकी व्याख्या को नहीं किया है। आप इसकी व्याख्या को मतलब उसी शब्दों को अच्छे तरीके से थोड़े बड़े शब्दों में समझाकर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं क्या कहा गया है। तो यहां से 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों कहा है? तो इसका आंसर देखिए, हम आपको नीचे से दिखा देते हैं भैया। तो इसका आंसर हमने यहां पर लिख लिया है और आंसर को हम आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं क्यों आखिर कहा है लेखक ने ऐसा। तो यहां पर आंसर में देखिए हमने क्या लिखा है कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान मानते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के भीतर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है जो किसी अन्य औषधि से समाप्त नहीं होता है। इसलिए दुख ही सबसे बड़ी औषधि है जो ईश्वर के अमृत के समान होती है। यानी कि कभी लेखक समझाना क्या चाहते हैं कि किसी को अगर सफलता मिल जाए तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है, और अहंकार को दूर करने के लिए जब तक उसको दुख नहीं दिया जाए तब तक उसका अहंकार दूर नहीं होता है। इसलिए लेखक ने ईश्वर के वरदान को दुख को भी ईश्वर का क्या बताया है? वरदान बताया है। और 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि लेखक के अनुसार व्यक्ति के भागोदय का क्षण कौन सा होता है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए इसके आंसर क्या है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अहंकार के भाव से मुक्त होकर स्वार्थ भावों से ऊपर उठकर निरंतर कर्म करते हुए ईश्वर के समीप आता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा सफलता प्राप्त कर ले भैया तो वह ईश्वर को भूल जाता है। जब उसे दुख दिया जाता है उसके कर्मों के हिसाब से, तब वह ईश्वर के समीप आने लगता है। और लेखक के अनुसार यही व्यक्ति भागोदय का क्षण होता है, और वही व्यक्ति भागोदय का क्या होता भैया? क्षण होता है। और 5 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि कहा गया कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं भैया हमने लिखा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के सभी तप एवं प्रयत्न, पराक्रम, पौरुष अपने भागोदय के लिए ही होते हैं। इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म की प्रवृत्ति ही भागोदय में सहायक है, अर्थात पुरुषार्थ का भी यही उद्देश्य भी है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने कर्म को अच्छे रखने की बात है। अगर कर्म को हम अच्छा रखेंगे तो फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम बीज को अच्छे से बुआई कर रहे हैं, बीज में समय समय पर पानी खाद डाल रहे हैं, तो वह जिस प्रकार फल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्मों से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अब देखिए हमने ऊपर गद्यांश में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर बताया। अगर आपको इस गद्यांश का आंसर नहीं मालूम चलता है और यह गद्यांश आपके समझ में नहीं आता है तो आप नीचे उसके देख सकते हैं अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है। यानी कि अगर आप पहले वाले को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे वाले को कर सकते हैं, अगर दूसरे वाले को नहीं कर सकते हैं तो पहले वाले को कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा दूसरा पैराग्राफ क्या दिया गया है कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क का कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे
बुरे पूरे बुरे यहाँ पर पूरे होगा, थोड़ी सी गलती से भरे पूरे नहीं, सही है। अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना था, फिर स्वर्णरश्मि युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा अभिव्यक्ति दे और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब देखिए, इससे भी रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन किए गए हैं। उन पांचों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से हम पढ़कर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया भैया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है। दूसरे में कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। इस पर अगर आपको व्याख्या करके दिखाएंगे कैसे व्याख्या करते हैं, तो इस वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे में कह रहा है भैया कि स्वर्ण रश्मि युग के लिए कार्य करना कब सही है, और चौथे में कह रहा है कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले के आधार क्या रहा है, और पांचवा कह रहा है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ बताइए। इसमें भी 5 क्वेश्चन किए गए हैं। अगर आपको पहला नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाले को छोड़ दूसरे वाले को करिए, आपको भी दूसरे वाले में भी 10 नंबर ही मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न को करने में 5 मार्क आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया भैया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसके संदर्भ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ क्या है कि यह गद्यांश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, या इसको आप अच्छे तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। यहां से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा, तब भी आपको 2 ही मार्क मिलेंगे, या जैसे हम आपको बोलकर बताए हैं वैसे लिखेंगे तब भी आपको उतने ही मार्क मिलेंगे। और यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन की गई थी उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए हमने इसका सुंदर सा व्याख्या किया है। हमने लिखा है कि यहां पर लेखक कहते हैं कि आपको अपने काम को पूरे दिल और आत्मा से करना चाहिए। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए काम करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा और सच्चा भाव आता है। इस तरह आप अपने काम से दूसरों को प्रेरित करते हैं और अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, कवि ने क्या, लेखक ने क्या बताया है कि यदि हम कोई भी काम करें तो उस काम को पूरे सच्चे और मन से करें। अभी हम मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को हम भैया बिना मन का बनाए तो आप ही नहीं देखेंगे, आप ही शेयर नहीं करेंगे, आप ही लाइक नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या करेगा। तो हमको क्या करना है कि हमें अपने पूरी काम को दिल और दिमाग से करना है। जब हम अपने काम को दिल और दिमाग से करते हैं भैया, मन से करते हैं, तो हमारे पास एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिस ऊर्जा से हमारा सच्चा भाव होता है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कर रहा है कि स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर से स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। यानी कि हम अच्छे सपने देखेंगे तो अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तभी हमारा अच्छा नाम होगा। अच्छा मतलब कि हमने सिंपल बात बता दी भैया, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको बता दिया गया है कैसे करना है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले के आधार क्या रहे हैं, ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां से आ जाते हैं, थोड़े 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और आंसर को देख लेते हैं इसके। तो 4 नंबर का आंसर आपको यहां पर दिख रहा होगा भैया, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में हमने आपको क्या लिखा है कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने का फैसला इसलिए रहा है क्योंकि वह युवाओं के सपनों को समझना चाहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वे बेहतर जीवन के सपने देखें और फिर उन्हें
फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए देश को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए काम करें। यानी हमने क्या बताया आपको कि अगर हम सपने अच्छे देखेंगे तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं ना भाई। अगर हम दिन रात बुरे सपने देख रहे हैं, दिन रात बुरे ख्यालों में हैं, तो हमारी जो आने वाली सिस्टम है वो भी तो बुरा होगा भैया, हमारा फल भी तो बुरा होगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे सिंपल बात में, और इसका लास्ट क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ बताइए। इसको फुल डिटेल में आपको हम बताएंगे। देखिए, तो यहां से देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से लिखा है कि अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों या प्रतिभा को व्यक्त करना या प्रकट करना, और प्रसार का अर्थ है किसी चीज को फैलाना या बढ़ाना, जैसे कि प्यार और खुशियों को फैलाना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने भाव, विचार को आप व्यक्त कर रहे हैं कि आप कौन से भाव रखते हैं, कौन से आपके अंदर विचार हैं। और प्रसार का मतलब होता है उसी चीज को फैलाना, बढ़ा देना, जैसे खुशी को फैला देना, प्यार आपके अंदर जो है उसको फैलाना। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। तो ये तो रहे आपके गद्यांश से। अब देखिए नीचे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको पद्यांश से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और यहां पर भी वही लिखा गया है कि 5 × 2 = 10 अंक। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा, और पूरे क्वेश्चन को हल करने पर टोटल आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से देख लेते हैं अच्छे तरीके से इसको। तो यहां पर क्या कहा गया कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में। यानी कि ये आपको पैराग्राफ दे दिए गए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि किस अध्याय से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो चलिए इसमें देखिए क्या प्रश्न किए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर कहा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, और दूसरे में कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस का प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तीसरे में कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। और चौथे में कह रहा है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। और पांचवें में आपसे कहा गया है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यही आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया है, आंसर दिखाया है, ये आप वीडियो देख सकते हैं या इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके भी पांचों क्वेश्चंस को हल करते हैं, और इसमें भी आपको अथवा करके एक पैराग्राफ दिया रहेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो अथवे वाले को आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, कि मतलब कि इसका शीर्षक क्या है, यानी कि कविता का यानी कि नाम क्या है, और कवि का नाम क्या है। चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए भैया यहां पर कहा गया कि यह पद्यांश मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत के कैकेयी के अनुपात नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, यानी कि कवि का भी हमने नाम बता दिया मैथिली शरण गुप्त, और चैप्टर का भी नाम हमने बता दिया आपको कैकेयी का अनुपात। और यहीं पर आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, मतलब किस रस का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो आप इसके आंसर को देख पा रहे हैं कि इसमें श्रृंगार रस और विनियोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, मतलब श्रृंगार रस और विनियोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी का आपको तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसके नीचे ऐसे मतलब कोई सेंटेंस लिखकर वाक्य लिखकर जिसके नीचे ऐसे लाइन खींचा गया था, उसी का आपको व्याख्या करना है। जैसे कि ऐसे लाइन खींच दिया गया और इसके ऊपर कुछ लिख दिया गया, तो अंडरलाइन करके लिख दिया गया, तो इसका मतलब इसी का हमें क्या करना भैया, व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या भैया, कैकेयी कहती हैं कि उन्हें राम के वियोग की पीड़ा तो है, लेकिन उनके जाने से राम का व्रत वनवास भी पूरा हो रहा है। यह पीड़ा के साथ ही एक प्रकार का समाधान भी है
क्योंकि वे अपने किए का प्रायश्चित कर रही हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब कैकेयी राम को वनवास भेज देती हैं, तो वह राम के वियोग में पीड़ा तो होगी ही भाई, दुःख होगा ही, किसी का लड़का अगर वनवास चला जाए तो दुःख होगा ही। तो वो अपने पश्चाताप को पूरा भी कर रही हैं और यह प्रायश्चित कर रही हैं कि भैया हमने राम को वनवास क्यों भेजा। ठीक है? और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। यानी रहूं निकट दूर से भी क्या अभिप्राय है। तो इसके आंसर्स को देखते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं भैया कि इसका अभिप्राय है कि वे राम के पास रहकर भी उनसे दूरी बनाए रखना चाहती हैं। वे उनके निकट तो रहना चाहती हैं ताकि उनकी व्यथा को देख सकें और राम का ध्यान रख सकें, लेकिन दूर रहकर वे अपने व्रत में कोई बाधा नहीं डालना चाहती हैं। यानी कि रानी कैकेयी ने राम को भेजकर एक व्रत लिया है कि राम को मैं जैसे कि नहीं मिलना होता है वैसे ही इन्होंने कहा है। तो लेकिन वह पास हैं उनके, ध्यान रख सकती हैं, लेकिन दूर रहते ध्यान वो नहीं दे पा रही हैं। ठीक है? और 5वें पैराग्राफ में हमें क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है भैया कि उपयुक्त पद्यांश में कौन-सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यानी कि जो पद्यांश लिखे गए हैं पूरे, उन पद्यांश में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तुमने अभी ऊपर आपको बताया था भैया कि विनोक्ति अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पद्यांश में विनोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अथवा कर दिया है। अथवा करने का मतलब है यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाले को करिएगा, अगर नीचे वाला नहीं आ रहा है तो ऊपर वाले को करिएगा। यानी कि दोनों में से एक करना है, आप भूल कर भी दोनों को मत करिएगा। तो चलिए आगे वाले पैराग्राफ को देखते हैं और उसमें क्या कहा गया है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वरता के कंधे पर डाले बाछा सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुनझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुपचाप चुपचाप चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, है सब कहीं। और यहाँ पर आपसे इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला कहा गया कि उपयुक्त पद्यांश के कविता शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा कहा गया कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। तीसरे में कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथे में अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। और 5वें में अलसता की कौन सी लता में कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना। यही आपसे 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसके भी पांचों क्वेश्चन का आंसर हम बहुत सरलता के साथ और अच्छे तरीके से इसी वीडियो में देखेंगे। तो लगातार बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे भैया तो आप पॉइंट को छोड़ देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि उपयुक्त पद्यांश की कविता शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसका देखिए आंसर भी आपको हम नीचे दिखा दें कि इसका आंसर है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का शीर्षक संध्या सुंदरी है। और दूसरे क्वेश्चन का क्या कहा गया भैया कि कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार से किया है, यानी जो संध्या है उसका चित्रण किस प्रकार से किया है, तो उसको भी देखेंगे। तो यहां से इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि कवि ने संध्या का चित्रण एक कोमल, शांत और अलस परी के रूप में किया है, जो धीरे धीरे आकाश से उतर रही है और बिना किसी संगीत या शोर के केवल चुप चुप की ध्वनि के साथ, केवल चुप चुप की ध्वनि के साथ उतर रही है भैया। यही आपका इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर आपसे क्या कहा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करना है। चलिए हम रेखांकित अंश की व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है भैया कि यह अंश संध्या के आगमन का वर्णन करता है, जो एक कोमल और शांत परी की तरह है। वह बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे आकाश में उतर रही है और उसके आगमन के साथ कोई वीणा या नुपुर की आवाज नहीं है, बल्कि केवल एक शांत और गहरी चुप्पी छाई हुई है। और यहीं पर आपसे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अनुराग और अभिव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए।
तो इसके आंसर को देख लेते हैं भैया। तो देखिए इसका आंसर क्या हमारा है कि अनुराग का विलोम विराग और अव्यक्त का विलोम व्यक्त या प्रकट है। यानी अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, यानी विराग होता है, और अव्यक्त का विलोम शब्द व्यक्त या प्रकट होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि अलसता की कौन सी लता में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है, उस अलंकार को पहचानना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं भैया, ठीक है, कि कहा गया कि अलसता की सी लता में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहां लता की तुलना अलसता से की जा रही है जिसमें सी वाचक शब्द है, इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा भैया, उपमा अलंकार होगा। अब देखिए इस 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे अब समझना है भैया, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, और करा भैया कि शब्द सीमा 80 यानी 80 होना चाहिए, और 3+2 कहा गया है। 3+2 के कहने का अर्थ है कि जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, और कृतियों का उल्लेख करेंगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। और आपको याद रखिए 4 लेखक और 4 कवियों के नाम दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जनेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो अगर हम आपको इनका जीवन परिचय बताने लगेंगे तो वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनके जीवन परिचय को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम अच्छे तरीके से इनके जीवन परिचय और कृति के साथ आपको अनेकों वीडियो अवेलेबल करा देंगे, जिसमें कि आपको जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी में ये आपको गद्य से दिए गए हैं, और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको जो 4 कवि दिख रहे हैं, ये भैया आपको पद से पूछे गए हैं, और इसमें चारों में से कोई एक ही आपको लिखना है, और उनकी कृतियां भी लिखनी है। जो आपको याद होगा उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में कि कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी की कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा 80, इसको लिखने पर आपको 5 मार्क मिलेंगे। अथवा करके दिया गया है बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसकी वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। और यहाँ से 7 नंबर जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं भैया कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त रूप से दीजिए। तो कहने का अर्थ है भैया कि ये जो आपका होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, किस जिले से आप हैं, किस जिले से आप नहीं हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो ये आपको स्वयं लिखना होगा। अगर आप नहीं लिख पाए रहे होंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हम इस जिले से हैं, तो हमको कौन सा आएगा, तो हम आपको उसका लिखकर चरित्र चित्रण आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना चरित्र चित्रण है भैया आपको यह जिला वाइज है, और जितना दिखाई दे रहा है इसमें से किसी आपको एक को ही करना है। और यहाँ से आप संस्कृत देख सकते हैं भैया, संस्कृत आ गया यहाँ से, तो संस्कृत को अच्छे तरीके से हल करेंगे। खंड ख आ गया यहाँ से संस्कृत, तो यहाँ से आप देख सकते हैं खंड पहले क को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2+5 × 7 मार्क। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये दिया गया और इसका अनुवाद भी हमने नीचे अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो कहा गया है कि संदर्भ हमने इसका क्या लिखा है भैया, संदर्भ देखिए हमने लिखा है कि यह गद्यांश बृहदारण्यक उपनिषद के आत्मज्ञान नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर हिंदी अनुवाद हमने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि याकलव्य जो था, क्या बोलते हैं, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, पति की इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं की आत्मा की इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। इसी प्रकार पत्नी पुत्र और धन की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मा की प्रसन्नता के लिए प्रिय होते हैं। हे मैत्री, सब कुछ की आत्मा संतुष्टि के लिए प्रिय है, न किसी और वस्तु की इच्छा से। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दिया है, उसी का अनुवाद नीचे किया गया है। इसमें कह रहा है भैया याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रीय पत्यंतु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै काम्या पतियम प्रियो
भवती न वा अरे जानाय काम्या जया प्रिया भवती आत्मनस्तु मय काम्या जया प्रिया भवती न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च काम्या पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवती। ठीक है, आत्मनस्तु वै काम्या पुत्रो वित्त वित्त वा प्रियम भवती न वा अरे सर्वथम काम्या सर्वप्रियो भवती आत्मनस्तु वै काम्या सर्वे प्रियम भवती। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भैया, और उन्हीं का संदर्भ लिखा गया और उन्हीं का आपको हिंदी अनुवाद किया गया। यानी संदर्भ लिखने पर आप यहाँ से देख सकते हैं 2 मार्क और व्याख्या करने पर यानी हिंदी अनुवाद करने पर आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। अब अगले वाले को देख सकते हैं, यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया। अगर आपको वो नहीं आ रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नीचे वाले को आपको दिखाते हैं। देखिए, तो अथवा में आपको क्या दिया गया है? दिया गया है कि जन्मत 10वें दिने शिव भजेद्यम इति बुद्ध्याय पिता अस्तरुस्त मूलं शंकरम इति नाम अकरोत अष्टमे वर्षम चास्योपनियंतम करोत त्रयोदश प्राप्त वैषम्ये मूल शंकराय पिता शिवरात्रि चतुर्थम अकथ्यप। यानी कि यहाँ से आपको ये संस्कृत दिया गया है। ठीक है, और इसका आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद भी करना है। सबसे पहले इसके संदर्भ को हम देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को हम देखेंगे। तो देखिए, इसका जो संदर्भ है भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक संस्कृत के महर्षि नायद नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि आपके किताब में, बुक में जो पाठ होगा उस पाठ से यह क्या किया गया है? लिया गया है। अब इसके हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं भैया, यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जन्म के 10वें दिन पिता ने इस बुद्धि से कि शिव का भजन करो अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। 8वें वर्ष में उसका उपनयन जनेऊ संस्कार कराया। जब मूलशंकर 13 वर्ष का हुआ तब उसके पिता ने शिवरात्रि व्रत करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने सभी व्रत विधान पूरे किए। रात में अपने पिता के साथ शिवालय में सभी को सोते हुए देखकर वह स्वयं जगता रहता। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहा इधर उधर घूम रहा है, जिससे उसका मन शंकित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह सत्य है, शिव और सुंदर लोक कल्याणकारी हैं, शिव का अच्छा दर्शन करेगा। तो ये ऊपर जो संस्कृत लिखा गया है उसका आपको हिंदी अनुवाद करके बताया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है भैया। आगे के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है ख, वो आपको था कहानी से, मतलब कि श्लोक कहानी से था, और ये आपका श्लोक से है। निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी 2 और 5 मार्क मिलेंगे आपको। संदर्भ लिखने पर 2 मार्क और अनुवाद करने पर 5 मार्क। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है, यहाँ पर करा है कि सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थियम सुखम, सुखार्थी वा तजियो विद्या विद्यार्थी वा तजे सुखम। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। इसका संदर्भ पहले देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आप इसका संदर्भ देख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पर करा है कि हिंदी अनुवाद अगर आपको बता दें, कहा गया है सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थियम सुखम, और कह रहा भैया विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी वा तजेव विद्या, विद्यार्थी वा तजे सुखम। कह रहा है कि जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग करना चाहिए, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख का त्याग करना चाहिए। चलिए इसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिखा देते हैं। तो यहां से आप इसका हिंदी अनुवाद देख पा रहे होंगे कि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। अतः सुख चाहने वाले को विद्या त्याग कर देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का। तो यहाँ पर थोड़ा सा कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर सुख का होगा, सुख का त्याग कर देना चाहिए। अथवा करके इसमें भी आपको दिया गया है, चूंकि इसका हमने न संदर्भ लिखा है न हिंदी अनुवाद किया है। यहाँ पर देखिए करा है मता गजेंद्रता मुदिता गर्वेंद्रा वनेशु विक्रांतरा मृगेंद्रा। ठीक है, रम्या नागेंद्रना निवृत्ता नरेंद्रना। यहाँ पर इसका लिखा गया है, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। चूंकि एक करना था तो हमने आपको एक करके दिखा दिया। आगे क्वेश्चन को दिखाते हैं आप।
यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे और 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना है और 1 क्वेश्चन को करने पर आपको 2 मार्क दिए जाएँगे, यानी दोनों क्वेश्चन को करने पर टोटल आपको 4 मार्क दिए जाएँगे और यहाँ से आप 4 क्वेश्चन देख सकते हैं और चारों क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चन का आपको आंसर भी लिखा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि विद्यार्थी किम त्यजति? विद्यार्थी किम त्यजेते, तो हमने लिखा है विद्यार्थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य त्यजते। और दूसरे में चौथे वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं कि श्री मालवी कृदस पुरुष अस्ति। हमने लिखा है कि श्री मालवी विद्यानम पत्रकारम राजनेता च अस्ति। 4 क्वेश्चन है भाई, तो 4 क्वेश्चन में से आपकी इच्छा तो आप दूसरे को भी कर सकते हैं, तीसरे को भी कर सकते हैं। यदि आपको दूसरे तीसरे का आंसर नहीं आ रहा है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और वहां से इसको हम आपको बता सकते हैं। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भयानक रस तथा अद्भुत रस की परिभाषा देकर, तो इसके नीचे अब जो क्वेश्चन है भैया, इसके क्वेश्चन को आपको स्वयं करना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम रस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे कि भयानक रस अथवा अद्भुत रस की परिभाषा क्या होती है, अनुप्रास अलंकार, अन्वय अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, चौपाई छंद और कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखिए, यानी कि प्रत्येक को हल करने पर आपको 2-2 मार्क मिलेंगे। और देखिए अब बात आती है निबंध लिखने की, प्रश्न नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, समय शब्द सीमा 250, कम से कम 250 वर्ड होने चाहिए, शब्द होने चाहिए और इस पर 4 आपको दिए गए और चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अवेलेबल कराई जाएंगी। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या कह रहा है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा, ने जोड़ अनम, नए जोड़ अनम, ने जोड़, ये जो संधि आपको दिए गए हैं, संधि का वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से टिक कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात दिखाते हैं भैया, यहाँ से आपको समास दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से पत्र लिखने को दिखाई दे रहा होगा। सभी वीडियो आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।